देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा देखो, हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, तो सबसे पहले देखो कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है इरडा। ठीक है, इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी को इरडा रेगुलेट करता है। और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हम लोग इरडा जो रेगुलेट करता है वो दो तरह के इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इरडा। इरडा जो है ये इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्ट था बहुत सारा, ठीक है, जिसमें लेटेस्ट था 2003 शायद, मुझे जितना याद आ रहा है। उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी का जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है इरडा। ठीक है, मैट में भी मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, मैट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस का जो इरडा है वो दो तरह के इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस, मतलब मैंने इधर लाइफ इंश्योरेंस लिखा है, कुछ भी लिख सकते, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस। और एक है, मतलब जरूरी नहीं कि यही फर्स्ट हो, मतलब मैंने पहले लाइफ इंश्योरेंस लिखा है। और एक एक होता है दूसरा कैटेगरी जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस, इसको नॉन लाइफ भी बोलते हैं, इसको नॉन लाइफ भी बोलते हैं, नॉन लाइफ या फिर जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, अच्छा। अब जो लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस जो है इसका जो भी मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेट वगैरह बनता है, ठीक है, उसके लिए जो फॉर्म फॉलो किया जाता है दैट इज फॉर्म ए। ठीक है, ये सब एमसीक्यूज के लिए फॉर्म ए। यहाँ पर आई होप मिल जाएगा, देख लेते हैं एक बार, कहीं तो लिखा हुआ होगा फॉर्म ए, और इधर फॉर्म बी होता है। यहाँ तो बहुत कुछ लिख रखा है, इतने का जरूरत ही नहीं है, ना सब आता भी नहीं है। ठीक है, छोड़ो। यहाँ पर फॉर्म ए हम जीस्ट लिखवा देते हैं, फॉर्म बी। ठीक है, फॉर्म ए जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज होता है। इसमें हम लोग क्या क्या बनेगा, देखो यहाँ पर अगर हम लोग बनाते हैं रेवेन्यू अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस का रेवेन्यू अकाउंट, तो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, तो उनका रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनेगा, उनका रेवेन्यू अकाउंट बनेगा फॉर्म ए टाइप में। और इनके रेवेन्यू अकाउंट को बोला जाएगा ARA शॉर्ट में। ARA का मतलब होता है फॉर्म ए का टाइप ए रेवेन्यू अकाउंट, टाइप ए रेवेन्यू अकाउंट, ARA, ये ऐसे रीड किया जाता है। अगर पीएल अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनेगा, तो यहाँ पर वही टाइप ए, तो ए हो जाएगा APL। ठीक है, APL टाइप ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अच्छा, और अगर बैलेंस शीट बनेगा, तो बैलेंस शीट को तो अकाउंट नहीं बोल सकते, बैलेंस शीट बोलेंगे टाइप ABS, टाइप ए बैलेंस शीट ऐसे बोलेंगे, टाइप ए बैलेंस शीट। अच्छा, फॉर्म बी जो है, फॉर्म बी जो है वो जनरल इंश्योरेंस यानी कि नॉन लाइफ के लिए है। इनका सारा का सारा फॉर्मेट जो है फॉर्म बी टाइप में बनेगा। इनका जब रेवेन्यू बनेगा तो उसका नाम भी रेवेन्यू अकाउंट ही होगा, लेकिन जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। रेवेन्यू अकाउंट यहाँ पर लिख देते हैं, टाइप बी है तो BRA, RA मतलब रेवेन्यू अकाउंट, बी मतलब टाइप बी। सिमिलरली पीएल अकाउंट अगर बनेगा, पीएल अकाउंट अगर बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा बी, टाइप बी, PL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप बी है तो बी, बी आगे लिखना पड़ेगा, जो टाइप होता है वो आगे लिखा जाता है। अच्छा, बैलेंस शीट बी, टाइप बी है, BBS इसीलिए BS फॉर बैलेंस शीट, बी फॉर टाइप बी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है इरडा जो है यही रेगुलेट करता है इंश्योरेंस का पूरा जो डिटेल्स होता है उसको। ठीक है, तो इसका पूरा नाम लिख देते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस
रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है आई, इंश्योरेंस, आर, इरडा, डी ए, यानी डेवलपमेंट ऑथोरिटी। रेगुलेट्स इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। भारत में इंश्योरेंस का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो इरडा को ही मतलब इरडा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, ये अथॉरिटी है, ठीक है, ऑथराइज्ड बॉडी है। अच्छा, इरडा हैज इरडा हैज स्पेसिफाइड फॉलोइंग, फॉलोइंग नहीं, एवव लिख देते हैं क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है फॉर्मेट, एवव फॉर्मेट फॉर फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स में जो रेवेन्यू अकाउंट बनता है फाइनल अकाउंट्स के लिए, जो पीएल बनता है, जो बैलेंस शीट बनता है, इसका जो फॉर्म ए और फॉर्म बी का जो कंसेप्ट है, ये किसने रेगुलेट किया है? ये भी इरडा से ही रेगुलेट हुआ है, ठीक है। इरडा ने ही बता रखा है कि इस तरह से फॉर्म ए यूज करना है हमें लाइफ इंश्योरेंस के लिए, फॉर्म बी यूज करना पड़ेगा जनरल इंश्योरेंस यानी नॉन लाइफ के लिए। अच्छा, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब बेसिकली अगर बोले तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो कंपनी के साथ जो इंश्योरेंस कर रहे हैं उनका, ठीक है। अब जो इंश्योरेंस कर रहा है वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसे, जो इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस करने का ऑफर कर रहा है उसको तो हम लोग बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी। कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी ही ऑफर करेगी, चाहे वो इंडिविजुअल को करे, चाहे वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करे, इस तरह से चाहे किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को करे। और जो खुद का इंश्योरेंस करवाते हैं उन्हें बोला जाता है इंश्योर्ड, ठीक है, इंश्योर्ड बोला जाता है। तो इंश्योरेंस मीन्स यहाँ पर लिख देते हैं, इंश्योरेंस मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर अंडर विच ऐसे लिखो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं इन दोनों के अंदर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर लिखते हैं इंश्योर्ड, यानी कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है। ये लैंग्वेज हम लोगों ने ग्रुप 1 में इंश्योरेंस क्लेम में सुना था, इंश्योरर, इंश्योर्ड, ठीक है। तो ये हो गया इंश्योरेंस कंपनी, ये हो गया इंश्योर्ड। इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड है, मतलब जिसने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, वो इंश्योरेंस कंपनी को क्या देगा? अगर वो इंश्योरेंस करवाएगा तो जो पेमेंट करता है उसका नाम क्या होता है? प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम हम लोग बोलते हैं ना, इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं। तो इंश्योर्ड जो पर्सन है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरेगा, और इसके बिहाफ में इंश्योरेंस कंपनी क्या लेगी? इंश्योरेंस कंपनी उसका रिस्क रिस्क कवर करेगी, ठीक है, रिस्क कवर करेगी। कोई अपना इंश्योरेंस क्यों करवा रहा है? क्योंकि उसे किसी चीज का रिस्क है, ठीक है, उसको वो इंश्योर्ड करवा रहा है कि अगर मेरा ऐसा कोई भी, जैसे लाइफ के रिगार्डिंग होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उसमें फिर क्या होगा, अगर डेथ हो जाता है तो क्या होगा। मेडिकल क्लेम होता है कि अगर मेरा किसी भी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो फिर मेडिकल के मतलब जो भी खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी दे दे, कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस किया हुआ है तो अलग अलग टाइप का, कोई प्लांट मशीनरी का करवा सकता है, कोई अपना स्टॉक का करवा सकता है, वो सब हो जाएगा जनरल इंश्योरेंस यानी नॉन लाइफ रिगार्डिंग। तो इंश्योरेंस कैसा भी हो, ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड जो है उनके बीच में, जहां पर इंश्योर्ड जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरता जाता है, इंश्योरेंस कंपनी उसके रिस्क कवर करने का प्रॉमिस करते रहती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, इट मीन्स
in the event of loss due to specified risk, insurance company has to be paid compensation to insured, and this compensation is called policy value. ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। इट मीन्स द इवेंट ऑफ लॉस ड्यू टू स्पेसिफाइड रिस्क, मतलब जिस चीज का रिस्क लिया है इंश्योरेंस कंपनी ने, प्लांट मशीनरी का हो सकता है, कोई स्टॉक का हो सकता है, अगर जनरल इंश्योरेंस का केस हो, कोई फिक्स्ड एसेट का रिस्क कवर कर रखा है, कोई व्हीकल का, ठीक है, या फिर कोई लाइफ रिस्क जैसे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह, डेथ, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, ठीक है, मतलब मेडिकल कंपेंसेशन के लिए, तो जो भी रिस्क कवर करने का प्रॉमिस किया इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है, अगर वो लॉस हो जाता है, मतलब किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस किया और सच में उसका मतलब हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो रिस्क मतलब जो लॉस हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो लॉस तो होगा ही, एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ेगा, तो इट मींस इन द इवेंट ऑफ लॉस ड्यू टू स्पेसिफाइड रिस्क, जो रिस्क के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया है, अगर वो इवेंट हैपन, मतलब वो अगर होता है, ठीक है, वो लॉस अगर होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा कंपेंसेशन उस इंश्योर्ड को, जो कंपेंसेशन के लिए इन्होंने कहा, जितना अमाउंट पे होता है उसी को बोला जाता है पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉलिसी वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है हमें कि पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, इस कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू, या फिर पॉलिसी अमाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू या फिर अमाउंट एक ही बात है, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू और अमाउंट। अच्छा, अब हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेट क्या होता है, देखो, क्योंकि हम लोग को तो पढ़ना है कि इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपना अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करती है। तो फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर जनरल इंश्योरेंस, हम लोग यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। लाइफ इंश्योरेंस भी है शायद, एक सेकेंड, लाइफ इंश्योरेंस भी है, ठीक है, ये आज आज हम लोग जनरल इंश्योरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस भी है। अच्छा, जनरल इंश्योरेंस में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनेगा। रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखवाया क्या क्या बनता है रेवेन्यू, पीएल बैलेंस शीट, तो सबसे पहले बनाएंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम जनरेट करता है जो अकाउंट, ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, हम पहले सारा फॉर्मेट लिखवा देते फिर समझा देंगे। पर्टिकुलर्स, फायर, मरीन और मिसलेनियस। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एक शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा, शेड्यूल नंबर के लिए कॉलम, प्रीमियम अर्न्ड, ये हो जाएगा शेड्यूल नंबर 1, ठीक है, प्रीमियम अर्न्ड। अभी लिख लेते हैं, जैसे जैसे होगा हम समझा देंगे क्यों मैंने फायर, मरीन, मिसलेनियस ये सब लिखा है। तो प्रीमियम अर्न्ड इसको देना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 1, फिर आ जाएगा इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट,
इसका कोई शेड्यूल नंबर नहीं होगा। अदर इनकम, इसका भी कोई शेड्यूल नंबर नहीं होगा। इसी तरह से फॉर्मेट बना हुआ है, तो यही हमें फॉलो करना पड़ेगा। टोटल, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे ए, टोटल। अच्छा, इसका नेक्स्ट पोर्शन जाएगा, नेक्स्ट इसी के साथ ही होगा। अगर जगह है तो इसके नीचे नीचे ही, ओ अच्छा मेरा भी तो यहाँ पर जगह है, चलो इसके नीचे नीचे ही लिखेंगे। ये हो गया टोटल। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे क्लेम्स इनकर्ड। क्लेम्स इनकर्ड, फायर, मरीन, इंश्योरेंस। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा कमीशन, शेड्यूल 3, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल 4, फिर टोटल बी। टोटल बी, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ए माइनस बी, यहाँ पर वही 3 जगह पे, फायर, मरीन, मिसलेनियस। फिर लेस हो जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व, स्पेसिफाइड। बता देंगे ये सब स्पेसिफाइड क्या होगा, ये जब हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा चीज तब बता देंगे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है हम लोगों का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आ गया, फिर जितना ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर करने के बाद जो बचेगा ये ट्रांसफर टू पीएल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बना, ये बेसिकली बन गया हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, जहां पर जीपी बनता है, जीपी ट्रांसफर टू पीएल होता है, जस्ट वैसा ही बना हुआ है, ट्रांसफर टू पीएल। ठीक है, इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस से क्या अर्निंग हो रही है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यहाँ से स्पेसिफिकली रिजर्व के लिए कुछ बोला हुआ रहता है, स्पेसिफाइड ट्रांसफर रहता है, तो वो ट्रांसफर माइनस करने के बाद जो बचेगा वो पीएल में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब पीएल का फॉर्मेट बनाएंगे। बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम
रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में जो ये तीन बैलेंस है ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ट्रांसफर टू पीएल, तो एक फायर के अकाउंट से ट्रांसफर होगा, एक मरीन के अकाउंट से ट्रांसफर होगा, और एक मिसलेनियस। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ग्रॉस। अगर कुछ है तो ये भी लिखेंगे, पीएल हम लोग टोटल, एक तो जीपी जो ब्रॉट डाउन हुआ ये जीपी के जैसे मानो, उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है तो ग्रॉस इनकम लिखना पड़ेगा, और इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, फिर इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर टोटल, ये हो गया टोटल, फिर इसके नीचे लिखना पड़ेगा ये टोटल इनकम हो गया। अब लेस यहाँ से करना पड़ेगा एक्सपेंसेस, ये हम लोग का बन गया टोटल इनकम, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट एक बार देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, ये टोटल बन गया। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है इसे लेस करेंगे, एक्सपेंसेस में आ जाएगा एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू अकाउंट, मतलब जो जीपी में नहीं आया, मतलब ये सब एक्सपेंसेस नहीं, ठीक है, ये सब एक्सपेंसेस नहीं, जैसे कि क्लेम, ये कमीशन, ये सब क्या होता है बताएंगे कि क्लेम क्यों एक्सपेंस होता है, कमीशन क्यों होता है, अभी इतना समझना है हम लोगों को, वो एक्सपेंसेस लिखना है जो रेवेन्यू अकाउंट में हम लोगों ने नहीं लिखा है। इसके अलावा और क्या लेस हो जाएगा, प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट, ये सब लेस होने के बाद जो बचेगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर यहाँ से लेस कर देंगे टैक्स एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर लेस हो जाएगा प्रोपोज्ड डिविडेंड, और जो बचेगा उससे हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस, ये बिल्कुल एफएम में जैसे करते हो ईबीआईटी उसी तरह से, लेकिन इनका अपना फॉर्मेट होता है तो उसी लैंग्वेज में हमें लिखना पड़ेगा, बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस शीट। बाकी कंसेप्ट के साथ अगर देखें तो बिल्कुल सेम चीज है, बस इनका अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, नाम अलग है एक्सपेंसेस का और इनकम का, क्योंकि ये इंश्योरेंस, तो जैसे ही हम लोग इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस को एक बार देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे कि कैसे कर रही है, तो हमें याद भी रह जाएगा। ठीक है, ये रेवेन्यू जो कि जीपी के तरह है, अगर मतलब ट्रेडिंग के तरह है, अपने समझने के लिए पेंसिल से साइड में लिख के रख सकते हो, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बन गया हम लोगों का जो रेवेन्यू अकाउंट बिल्कुल ट्रेडिंग के तरह, उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अच्छा, नेक्स्ट।
अच्छा, नेक्स्ट बैलेंस शीट है, लेकिन बैलेंस शीट जो है ये हम और लिखवा नहीं रहे क्योंकि काफी बड़ा है। बैलेंस शीट को हम लोग ये कर सकते हैं, क्या बोले, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, स्टडी मैट से। स्टडी मैट से हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं, हम दिखा देते हैं कहाँ पर है। ये मैंने लिखवाया, ठीक है। मैंने तो जनरल इंश्योरेंस लिखवाया, तो फॉर्म ए टाइप, ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं। नीचे है ये पहला जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस का है। जनरल इंश्योरेंस नीचे दे रखा है, इसीलिए मुझे नहीं मिल रहा है तब से। सेकंड। ये रहा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस इरडा, ये वाला आज हम करवा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। फायर मरीन, और ये हम बता देंगे मिसलेनियस ये क्या होता है। ये रहा बैलेंस शीट। नहीं, ये तो पीएल बना रखा है, पीएल। ये रहा बैलेंस शीट, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड जैसे नॉर्मल होता है, शेयर सोर्सेज ऑफ फंड में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, बोरोइंग्स में फेयर वैल्यू, क्योंकि ये आता नहीं है, ठीक है, बैलेंस शीट आता नहीं है, ठीक है, जो भी आता है पीएल से ही आता है, इसलिए हम नहीं लिखवा रहे। एप्लीकेशन ऑफ फंड दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट, लोन, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, कैश एंड बैंक बैलेंस, एडवांस एंड अदर एसेट, करंट लाइबिलिटीज, प्रोविजन, और ये इसका जरूरी नहीं है, आता भी नहीं है। पास्ट क्वेश्चंस देख सकते हो, बिल्कुल नहीं आता ये कभी भी। जैसे बैंकिंग कंपनी का भी नहीं आता है, उसी तरह इसका भी नहीं आता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट प्रीमियम अर्न। प्रीमियम अर्न का मतलब ये वाला, ठीक है, प्रीमियम अर्न, ये शेड्यूल 1, ये हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर लिखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट प्रीमियम अर्न। प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, एड प्रीमियम ऑन री इंश्योर्ड। ये सब बताएंगे क्या होता है री इंश्योर्ड एक्सेप्टेड, और लेस हो जाएगा प्रीमियम ऑन री इंश्योर्ड, री इंश्योरेंस होगा, री इंश्योरेंस, सीडेड, नेट प्रीमियम, नेट प्रीमियम। इसके बाद यहाँ पर ऐड होगा, ये क्लोज नहीं करना हम लोग को, फिर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व, ब्रैकेट में ऑल्सो कॉल्ड फंड। रिजर्व को फंड भी बोला जाता है। इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व, लेस क्लोजिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। इसको शॉर्ट में यूआरआर भी बोला जाएगा, क्वेश्चन में हमें यूआरआर के हिसाब से भी मिल सकता है। इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व।
ये सब एडजस्ट होने के बाद जो मिलेगा इसे हम लोग बोलेंगे प्रीमियम अर्न्ड। ये हो जाएगा प्रीमियम अर्न। तो प्रीमियम अर्न रेवेन्यू अकाउंट का हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब हम लोग को लिखना पड़ेगा कि अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का रेट क्या होगा। तो इसका एक नोट बना लेते हैं, रेट ऑफ URR। फायर 50% ऑफ नेट प्रीमियम। मरीन 100% ऑफ नेट प्रीमियम। मिसलेनियस 50% ऑफ नेट प्रीमियम। सारा चीजें बताएंगे, जस्ट अभी लिखते जाओ। एडिशनल reserve will be created as specified rate given in question. If any rate given in question, then follow the question। बताएंगे ये क्या लिखवा है, ये भी बता देंगे। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट क्लेम। क्लेम का मतलब ये वाला, हाउ टू कैलकुलेट क्लेम मतलब जो शेड्यूल 2, ये शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 2 लिख रहा है, हाउ टू कैलकुलेट क्लेम। क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, क्लेम ऑन रीइंश्योरेंस बिजनेस, क्लेम ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड। ये एक्सेप्टेड लिख दो। नेट क्लेम सर्वेयर फीस ऐड होगा, सर्वेयर फीस ऐड लीगल एक्सपेंस रिलेटिंग टू क्लेम। ये हो गया क्लेम का कैलकुलेशन। नेक्स्ट हाउ टू कैलकुलेट कमीशन, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से कमीशन के बाद क्लेम के बाद कमीशन आता है, शेड्यूल नंबर 3। तो शेड्यूल नंबर 3 के लिए हाउ
to calculate commission. Commission on direct business. Commission on reinsurance accepted. Commission on reinsurance accepted. Commission on reinsurance ceded. CEDED. अच्छा, तो ये कमीशन वाला कैलकुलेशन हम लोगों ने लिख लिया, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन, यानी यहाँ तक कमीशन 3 तक ये वाला कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट और अदर इनकम है, इसके लिए एक नोट लिखेंगे, देखो। इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट is always treated as income for insurance company. क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर इंटरेस्ट दिया हुआ हो तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इंश्योरेंस कंपनी का इनकम है, मतलब इंटरेस्ट पेड है कि रिसीव्ड। ऑलवेज इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, रेंट हो, ये ऑलवेज इनकम ही ट्रीट करना है इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इट शुड बी टेकन ऑन ग्रॉस basis, that is without deducting TDS, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एनी टाइप ऑफ TDS और टैक्स, ये सब लेस किए बिना जो ग्रॉस अमाउंट रहेगा उसी अमाउंट में हमें इसे एक्सेप्ट करना। इट शुड बी टेकन, मतलब जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इसका तो ग्रॉस वैल्यू पे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और एक बाकी है, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि ये वाला ये मैंने लिखवा दिया, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट अदर इनकम, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस शेड्यूल 4, इसको कैसे ट्रीट करना है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट एक्सपेंस। इफ एनी एक्सपेंस is specified to be of fire or marine and miscellaneous, then only such
expenses is treated as operating expense. नेक्स्ट इसी में लिखना है टैक्स एक्सपेंस मीन्स provision for tax made or created during the year. Unclassified expense. Fire, marine, miscellaneous. Then transferred to PL. Income from investment. PL on sale of asset or investment. PL means profit या loss on sale of asset or investment is transferred to PL. Next, bad debt provision and tax provision. Shown in PL. अच्छा, बस इतना ही फिलहाल लिखना है। अब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस एक बार समझेंगे ताकि सारा पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए जो भी लिखा है हम लोगों ने। तो देखो, इंश्योरेंस कंपनी, सपोज ये है कि इंश्योरेंस कंपनी एक्स, ये है इंश्योरेंस कंपनी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है इस कंपनी के थ्रू से, ठीक है। ये लोग हो गए इंश्योर्ड पर्सन। ये इंश्योरेंस कंपनी, ये हो गए इंश्योर्ड पर्सन। तो इनमें एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इंश्योरेंस, ये लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे प्रीमियम, ठीक है। ये लोग पे करेंगे प्रीमियम, और प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी का क्या होगा, अर्निंग होगा, इनकम होगा, एसेट होगा, क्या होगा, क्या लगता है कि प्रीमियम जो पे कर रहा है इंडिविजुअल पर्संस, मैंने यहाँ पर दिखा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, अर्निंग होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम, ठीक है। इसीलिए इसी तरह से हम लोग अपना जो रेवेन्यू अकाउंट है वो याद कर लेंगे। तो देखो, प्रीमियम पे करेगा जो इनके लिए इनकम होगा, ठीक है। अच्छा, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या है, डायरेक्टली इंश्योर्ड पर्सन से कनेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक सॉलिसिटेशन जॉब होता है, ठीक है। तो इसका रूल्स ये है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट नहीं कर सकती है किसी भी तरह के पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से इंश्योरेंस करवाने के लिए, ठीक है। मतलब इंश्योरेंस करने के लिए वो डायरेक्टली नहीं बोल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
डायरेक्टली कांट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कांट कॉन्टैक्ट। ये सिर्फ याद रखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। डायरेक्टली नहीं कर सकती है तो किन के थ्रू से करेगी, डायरेक्टली नहीं कर सकती है कनेक्ट, ठीक है, तो एक एजेंट के थ्रू से कर सकती है, ठीक है, एजेंट, एजेंट के थ्रू से करना पड़ेगा। एजेंट के थ्रू से ये इंश्योरेंस कंपनी पहले एजेंट को हायर करेगी और एजेंट जो है इनको इनसे मिलाएगा, ठीक है। तो एजेंट को क्या देना पड़ेगा, एजेंट मतलब क्या होता है, हम लोग कंसाइनमेंट में भी पढ़े हैं, एजेंट काम क्यों करता है, एजेंट को क्या मिलता है, कोई भी बिजनेस में अगर कोई एजेंट के थ्रू से काम कर रहा है तो एजेंट को क्या मिलता है, जिसके लिए जिसके बिहाफ में वो काम कर रहा है, एजेंट को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ये एजेंट को क्या देगा, कमीशन देगा, कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो कमीशन उनके लिए क्या हो जाएगा, कमीशन क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस, ठीक है। तो आराम से ये दो शेड्यूल हमें याद हो गया कि प्रीमियम भरेगा ये लोग, और इनसे कौन मतलब प्रीमियम तभी भरेगा ना जब इंश्योरेंस करेगा, तो इंश्योरेंस करने के लिए पहले एजेंट के थ्रू से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब एजेंट के थ्रू से क्यों होता है कि कंपनी अपना पावर का मिसयूज ना करे, किसी को मैनिपुलेट ना करे, इसीलिए रूल्स लाया गया है कि सॉलिसिटेशन जो भी जॉब होता है ना, सॉलिसिटेशन का काम होने से क्या करना पड़ता है, एजेंट के थ्रू से ही कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, किनसे, जो इंश्योर्ड जिनसे करवा रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रीमियम भर रहे हैं, इनका अर्निंग हो रहा है, और ये एजेंट के थ्रू से अपना काम करवा रहे हैं, एजेंट को जो पे कर रहे हैं वो हो रहा है कमीशन। अब इंश्योरेंस कंपनी इस पर, ये जो जिन्होंने इंश्योरेंस किया है इनको क्या पे करेगी, अगर इंश्योरेंस कंपनी को इन्हें कुछ पे करना है तो क्या करना पड़ सकता है, अगर कभी भी इनको कुछ पे करना पड़ा तो क्या पे करना पड़ सकता है, बता सकते, इंश्योरेंस अमाउंट। हाँ, हाँ मतलब क्लेम, इसको क्या बोलेंगे, क्लेम, जो क्लेम। हम लोग ग्रुप 1 में पढ़े थे ना, कैलकुलेट द क्लेम, तो वही क्लेम पे करना पड़ेगा। तो क्लेम क्या हो जाएगा इनके लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम क्या हो जाएगा फिर, एक्सपेंस। अगर जो रिस्क के लिए इन्होंने इंश्योरेंस किया था, जैसे स्टॉक डिस्ट्रॉयड, सच में अगर गोडाउन में आग लग जाता है, इंश्योरेंस कवरेज है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करना पड़ेगा। हम लोग एवरेज क्लॉज लगा के प्रोपोर्शनेटली क्लेम पे करते थे कि कितना क्लेम हो रहा है वो कैलकुलेट करते थे, देन क्लेम जो है वो भी क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी का दो एक्सपेंस हम लोग को पता चल गया, दो एक्सपेंस तो होता ही है, एक कमीशन क्योंकि एजेंट के थ्रू से काम होता है, और जिस वजह से किसी ने इंश्योरेंस किया था अगर वो मतलब लॉस सच में ऑकर होता है तो उन्हें क्लेम देना पड़ेगा। अब देखो अपना जो पीएल बना रखे हैं हम लोग, मतलब रेवेन्यू अकाउंट, पीएल नहीं, वहां पर देखो प्रीमियम अर्न्ड इनकम में मैंने दिखा रखा है, क्लेम इनकर्ड ये भी मैंने एक्सपेंस में दिखा रखा है, और कमीशन एक्सपेंस में दिखा रखा है, 2 3, ठीक है, ये 2 3 यहाँ पर हो गया। अच्छा अब देखो, अब इनका बिजनेस फिर से हम लोग देखते हैं, फिर से समझते हैं स्टोरी को कि कैसे चल रहा है। अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है, अगर ये रिस्क जो है ज्यादा नहीं ले पा रही है, ठीक है, मतलब इसने बहुत सारा इंश्योरेंस तो कर लिया है, लेकिन इंश्योरेंस जो कर लिया है, अब क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी क्लेम ऑकर्ड होता है तो पे करना पड़ेगा, और अगर इसे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही इंश्योरेंस करवा लिया है, हम उतना क्लेम पे नहीं कर पाएंगे, तो ये अपना रिस्क जो है, रिस्क कब होगा, इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क कब ऑकर्ड होगा, जब सच में किसी के गोडाउन में आग लग गया, ठीक है, सच में किसी का फिक्स्ड एसेट जल गया जो इंश्योर्ड था, तो देना पड़ेगा पेमेंट। तो इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी क्या कर सकती है, अपना रिस्क जो है दूसरे कंपनी के साथ शेयर कर सकती है, दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ऐसा इनके पास ऑथोरिटी होता है। तो यहाँ पर हम और एक इंश्योरेंस कंपनी बना रहे हैं, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी वाई, ठीक है, मैंने ये बना लिया इंश्योरेंस कंपनी वाई। अब ये इंश्योरेंस कंपनी एक्स जो है, ये अपना रिस्क जो है ये यहाँ पर शेयर कर सकती है, ठीक है, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस सीडेड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीडेड। बार बार मैंने लिखवाया है, देखा होगा कि री इंश्योरेंस सीडेड, ये वाला पॉइंट हम यूज करें। अब री इंश्योरेंस सीडेड का मतलब, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना रिस्क को शेयर करे, अब रिस्क रिस्क शेयर करने का मतलब क्या होता है वो अभी हम समझाएंगे। रिस्क अगर शेयर कर रहे हैं दोनों मिलके, इसको बोला जाता है री इंश्योरेंस सीडेड। पहले ये समझ लेते हैं कि री इंश्योरेंस सीडेड क्या है, अब रिस्क कैसे शेयर होता है वो भी देखेंगे। री इंश्योरेंस सीडेड, ठीक है, री इंश्योरेंस सीडेड बोला जाता है।
अच्छा, री इंश्योरेंस सीडेड हो गया। री इंश्योरेंस सीडेड का मतलब ये हो जाता है कि एक्स बोल रहा है कि मैंने बहुत से लोगों का इंश्योरेंस करवा लिया। अगर किसी का मतलब अगर मैंने बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस करवा लिया, उनका पॉलिसी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई है, मेरे पास उतना कैपिटल ही नहीं है कि अगर किसी का भी रिस्क सच में लॉस हो जाए तो हम पे कर पाए, तो वाई को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वाई आप एक काम करो, मेरा रिस्क शेयर कर लो। रिस्क शेयर करने का मतलब है कस्टमर ट्रांसफर करना, और कुछ नहीं। मैंने कस्टमर बनाया मेरे एजेंट के थ्रू से, लेकिन आप उस कस्टमर का मतलब डिटेल्स रख सकते हैं। आप उस कस्टमर का डिटेल्स रख लीजिए, इनडायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। मतलब कस्टमर डायरेक्टली इनसे कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कस्टमर एक्स से कनेक्ट हुआ था, एक्स उस कस्टमर को वाई को ट्रांसफर कर दिया। ये इन दोनों को पता है, कस्टमर का इससे कोई लेना देना नहीं होगा नॉर्मली, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया, इंश्योरेंस सीडेड का मतलब क्या हो गया, जो कस्टमर से एक्स को प्रीमियम मिल रहा है, एक्स वो प्रीमियम किसको देगा, वाई को देगा। क्यों देगा, क्योंकि एक्स जो है इंश्योरेंस कवरेज जो देता है, जैसे मान लो हम लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस किया है, ठीक है, ये तो वैसे लाइफ इंश्योरेंस का हो गया, या फिर हम लोगों ने स्टॉक का इंश्योरेंस कर रखा है, तो स्टॉक डिस्ट्रॉय होगा तो हम लोग अपने इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि मेरे गोडाउन में आग लग गया था, अब आप अपना रूल्स लगाइए, चेकिंग वेकिंग कीजिए, हम सच या झूठ बोल रहे, चेक करके मेरा जो कंपेंसेशन बनता है दे दीजिए, ठीक है। आपके रूल्स के हिसाब से, जो रूल्स हम लोगों ने ग्रुप 1 में पढ़ा था, कैसे करके कैलकुलेट होता है लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो उसी तरह से। तो इसका मतलब ये प्रीमियम भर रहे हैं तभी ना इनको कवरेज मिलेगा। तो ये प्रीमियम एक्स को आ रहा था, लेकिन अगर एक्स जो है वो कुछ एक्सीडेंट होने पे कंपेंसेट करना नहीं चाहता है, वो कंपेंसेशन जो है वाई को हैंड ओवर कर दिया है कि आप कंपेंसेशन पे कर देना पर इस इंश्योरेंस वाले लोगों को। तो इसका मतलब प्रीमियम का पैसा जो आ रहा है एक्स के पास, वो प्रीमियम का पैसा एक्स को वाई को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सीधा बात है, कस्टमर डायरेक्टली एक्स से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर पूरा काम वाई के थ्रू से हो रहा है तो एक्स क्या करेगा, वाई को ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर लिख देते हैं एक्स विल पे प्रीमियम टू वाई। जो इंश्योरेंस ये ट्रांसफर करेगा, जो भी इंश्योरेंस ये ट्रांसफर, जिस भी इंसान का, 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पर 6 लोग बनाए हैं, मान लो एक का वो क्या कर रहा है, रिस्क ट्रांसफर कर दिया है वाई को, तो वो इंसान यहाँ पर मान लो वो इंसान है मिस्टर जेड, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जेड है या फिर मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए ने जो प्रीमियम भरा है एक्स को, वो प्रीमियम एक्स जो है वो वाई को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अच्छा, जब प्रीमियम ट्रांसफर कर रहा है वाई को, ठीक है, जब प्रीमियम ट्रांसफर कर रहा है वाई कंपनी को, तो एक्स के लिए वो प्रीमियम अमाउंट क्या हो जाएगा, सोच के बताओ। यहाँ पर तो नॉर्मली प्रीमियम जो है अर्निंग है, डायरेक्टली कोई भी पर्सन जिन्होंने इंश्योरेंस इसलिए किया है एक्सप्रेस हो गया। उसका एक्सपेंस हो जाएगा। तो प्रीमियम कभी एक्सपेंस भी हो सकता है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ऐसा प्रीमियम हो जाएगा एक्सपेंसेस। ये ड्रॉ करो और अच्छी तरह से समझो, तो इंश्योरेंस कंपनी का ये वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कि मिस्टर ए जिन्होंने एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और एक्स ने जिसका रिस्क ट्रांसफर कर दिया वाई को, अगर मिस्टर ए का जिस वजह से उन्होंने कवरेज लिया था, सच में अगर ऐसा लॉस ऑकर होता है तो पेमेंट कौन करेगा। अगर मान लो गोडाउन में आग लग गया तो पेमेंट कौन करेगा, क्योंकि अभी उनका इंश्योरेंस किसके पास है, अभी उनका इंश्योरेंस का सारा डिटेल्स किसके पास है। अगर मिस्टर ए का इंश्योरेंस ट्रांसफर हो चुका है एक्स से वाई में, तो अगर गोडाउन में आग लग जाता है, स्टॉक डिस्ट्रॉय होता है या प्लांट मशीनरी डिस्ट्रॉय होता है, जो भी इंश्योर्ड था, तो पॉलिसी वैल्यू कौन पेमेंट करेगा, वाई या एक्स, कौन पेमेंट करेगा। मैम एक बार फिर से बोलेगा, आवाज कट गया थोड़ा। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पर मिस्टर ए जिसका पॉलिसी वैल्यू ट्रांसफर कर दिया था मिस्टर एक्स ने, सॉरी जिसका इंश्योरेंस का डिटेल्स मिस्टर एक्स ने, सॉरी कंपनी एक्स ने कंपनी वाई को ट्रांसफर कर दिया था, रिस्क शेयर किया था, क्योंकि ऐसा होता है, रिस्क शेयर कर सकता है, दो इंश्योरेंस कंपनी अपने अंदर रिस्क शेयर कर सकता है, री इंश्योरेंस बोला जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस हुआ, तो री इंश्योरेंस सीडेड बोलते हैं अगर कोई रिस्क ले रहा है। तो अगर मिस्टर ए का जिस वजह से उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था, लाइक प्लांट मशीनरी पे करवाया था और प्लांट मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ये अपना क्लेम मांगेंगे, तो क्लेम एक्स से मांगेंगे क्योंकि वो एक्स को जानते हैं, लेकिन क्लेम एक्चुअली पे कौन करेगा, एक्स को करना चाहिए या वाई को करना चाहिए। दोनों को करना चाहिए। नहीं, दोनों को तो नहीं करेगा ना, ये तो इसको ट्रांसफर कर दिया, ये अपना कस्टमर इसको वाई को करना ट्रांसफर, सिर्फ वाई करेगा, अभी सारा डिटेल्स वाई के पास है, ठीक है, सिर्फ वाई करेगा। तो यहाँ पर अगर क्लेम डिमांड होगा, क्लेम का डिमांड होगा, तो क्लेम जो है, क्लेम गेट बाई एक्स,
अगर मिस्टर ए ने बोला मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम दो, तो इंश्योरेंस कंपनी एक्स जाएगी वाई के पास और बोलेगी देखो मैंने जो री इंश्योरेंस सीडेड किया था उस कस्टमर का क्लेम आया है, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी वाई है वो बोलेगी ठीक है हम देंगे। क्लेम अगर मिल रहा है एक्स को, क्लेम गेट बाय एक्स फ्रॉम वाई, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी वाई जो है ये क्लेम एक्स को दे देगी और एक्स मिस्टर ए को दे देगा, मतलब ये मीडिएटर का काम हो गया। अब ये ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैम ये जो है, हाँ, मिस्टर ए का मिस्टर ए का सारा प्रीमियम इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी वाई लेगा। हाँ वाई लेगा तो लेकिन मैम डायरेक्टली नहीं इंश्योरेंस ले। कंपनी एक्स का क्या मतलब, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा हाँ इसका। वही हम बताएंगे, फायदा या लॉस क्यों क्यों ऐसा ये लोग करते हैं वो भी बता रहे हैं, देखो। हाँ ऐसा लग रहा होगा कि मिस्टर इंश्योरेंस कंपनी एक्स का क्या फायदा है, ठीक है, ये तो एज ए एजेंट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर इसको कमीशन भी नहीं मिल रहा है, ये तो एज ए एजेंट ही रह गया ना मिडिल में, ये तो एजेंट ही रह गया, मिस्टर ए इसको कॉन्टेक्ट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इससे ले रहा है इसको दे रहा है, ऐसा चल रहा है। तो इसमें इसका फायदा क्या है, वही फायदा भी हम बताएंगे, देखो। अच्छा यहाँ पर ये एक बार लिख देते हैं, क्लेम गेट बाई एक्स, अगर एक्स के ऊपर क्लेम कर रहा है मिस्टर ए, बोल रहा है कि मेरा पॉलिसी वैल्यू जो भी हो रहा है दे दीजिए, मेरा ये मैंने तो सही सही प्रीमियम भरा है और मेरा ये ऐसा डिस्ट्रॉय हो गया प्लांट मशीनरी, आप दे दीजिए मेरा पेमेंट, तो क्लेम गेट बाय एक्स, एक्स के ऊपर क्लेम आया तो वो मिलेगा किससे, वाई से मिलेगा, ठीक है। तो अब ये जो क्लेम है, ये जो क्लेम है, क्लेम रिसीव्ड हो रहा है, ये एक्स के लिए क्या है बताओ पहले, फिर हम बताएंगे क्यों ऐसा होता है। ये क्लेम का पैसा जो वाई से एक्स को मिला, तो एक्स के लिए वो क्लेम क्या हो जाएगा, नॉर्मली इनकम। क्लेम इनकम, नॉर्मली तो एक्सपेंस होता है लेकिन ऐसे अभी क्या हो जाएगा, अभी इसे इनकम ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्या ये एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, क्या इंश्योरेंस कंपनी एक्स मिस्टर ए और मिस्टर वाई के बीच में एक एजेंट नहीं बन गया है, तो इसको कमीशन मिलेगा, ठीक है, ये इसीलिए काम कर रहा है, गेट कमीशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी वाई, इंश्योरेंस कंपनी वाई, मतलब इनको कमीशन मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि कस्टमर तो इन्होंने ढूंढा था एक्स, अब ये एक्स ने वाई को क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि हो सकता है कि ये जो है इतना कस्टमर नहीं बना पा रहा, मतलब इतना कस्टमर हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये जरूरत पे पॉलिसी वैल्यू का जो क्लेम आएगा वो पे कर पाए, तो इसने क्या किया, अपना रिस्क जो है फिलहाल वाई के साथ शेयर कर लिया और उसके जगह पे ये मिस्टर ए और वाई के बीच में एक एजेंट का काम करने लगा, इसमें भी इसको बेनिफिट है, इसको कमीशन मिलेगा, तो ये जो कमीशन है ये एक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये जो कमीशन है ये एक्स कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। इनकम, ठीक है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस का जो काम है ना, इसका इसको चेन बिजनेस के तरह बोलते हैं, यहाँ पर जितना लोग जितना कस्टमर हम लोग बना पाए, नंबर ऑफ कस्टमर जितना बनेगा उतना अच्छा, क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लो हम लोग का 2 कस्टमर है, तो दो में से अगर किसी एक का भी इंश्योरेंस क्लेम आ जाता है, मतलब उसने सही सही प्रीमियम भरा और जिस डर के वजह से उसने इंश्योरेंस करवाया था वो डर सच में ऑकर्ड हो गया, जैसे मान लो आग लग गया गोडाउन में, कोई चाहता तो नहीं है लग जाए लेकिन मान लो लग गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया कि मुझे क्लेम पे करना पड़ेगा, 2 लोगों में एक जन का हुआ तो प्रोबेबिलिटी हो गया हाफ हाफ, यानी 50% प्रोबेबिलिटी है कि मुझे क्लेम पे करना पड़ेगा, लेकिन मान लो यही अगर 100 लोगों में एक लोगों का हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी वहां पर हो जाएगा कितना, प्रोबेबिलिटी वहां पर हो जाएगा इंटू 100 कर दो 1%, क्लेम पे करने का प्रोबेबिलिटी 1% होगा, तो जितना ज्यादा कस्टमर बेस होगा उतना रिस्क प्रोबेबिलिटी कम होते जाता है, ठीक है। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी एक दूसरे के साथ ये री इंश्योरेंस वाला काम करती है, ऐसे जैसे एक्स ने क्या किया, एक्स ने जैसे अपना रिस्क शेयर किया वाई को, फ्यूचर में वाई भी चाहे तो अपना रिस्क जो है एक्स से शेयर कर सकता है, इससे इनका क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब परसेंटेज ऑफ रिस्क, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का एक चैप्टर भी होता है, तो मतलब उसी कंसेप्ट में कि 2 में 1 लोगों को पे करना ये ज्यादा रिस्की होता है, अगर 100 में 1 को पे करना हो तो हमें टेंशन कम रहता है, तो क्यों क्यों टेंशन कम रहता है,
मुझे 100 लोगों का प्रीमियम मिल रहा है। अब ये बहुत ही कम होता है कि एक साथ सारे लोगों का कुछ ना कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही, तब तो इंश्योरेंस कंपनी चल ही नहीं सकती, बहुत कम लोगों को ही क्लेम पे करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस ऐसा होता है जहां पर ज्यादा पे करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हर दिन कहीं ना कहीं आग लग गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। और बहुत सारा कंपनी है, एक तो कंपनी नहीं है, तो हमेशा किसी का रोज ही क्लेम आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए नंबर ऑफ कस्टमर जितना होगा, मुझे प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, मुझे क्लेम अगर 2-4 लोगों को देना भी पड़े तो कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए कस्टमर नहीं छोड़ना है हमें। कस्टमर को अगर हम लोग नहीं संभाल पा रहे तो हम लोग किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ री इंश्योरेंस सीडेड कर लेंगे, तो इससे हमें क्या होगा, हमारा कस्टमर बेस ठीक रहेगा। और वाई कंपनी भी कभी ना नहीं बोलेगी, क्यों? क्योंकि इसको भी फ्यूचर में एक्स का हेल्प करने का मतलब एक्स से हेल्प लेने का जरूरत पड़ सकता है। ये लोग भी चाहते हैं कि हमारा कस्टमर जो है वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो, क्वांटिटी में जितना ज्यादा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क जो है जितना कम होगा इनका उतना अच्छा रहता है, ठीक है। इसीलिए ये ऐसा करना चाहते हैं। अच्छा, और एक देखो, जैसे इन्होंने री इंश्योरेंस क्या किया, सीडेड, सीडेड का मतलब देखो ये बहुत बार आएगा लैंग्वेज, सीडेड मैंने बहुत बार लिखवाया भी है। सीडेड का मतलब हो जाता है जब हम लोग अपना रिस्क किसी और को दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा कंपनी हमें रिस्क दे रहा है, ठीक है, हम हमसे रिस्क शेयर कर रहा है, तो हम यहाँ पर और एक कंपनी बना लेते हैं, कंपनी जेड, ठीक है। कंपनी जेड, इंश्योरेंस कंपनी जेड। अब इंश्योरेंस कंपनी जेड क्या कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी जेड जो है ये अपना रिस्क जो है ये दे रही है एक्स को, ठीक है। ये जो है ये अपना रिस्क दे रही है एक्स को, तो एक्स क्या कर रहा है, रिस्क एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। ये कैसे समझ में आएगा, ये एरो देख के समझ में आएगा। ये देखो मैंने यहाँ पर एरो दिया है, ये देखो मैंने ऐसे एरो दिया है, ठीक है। और एक बार खुद से ड्रॉ करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, इसने री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया, किसने, एक्स ने, किससे किया, जेड से किया, मतलब जेड ने सीडेड किया और एक्स ने एक्सेप्ट किया। क्योंकि हम एक्स के बेसिस पे सारा चीज समझा रहे हैं तो इसलिए हम एक्स पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। जब एक्स वाई को अपना रिस्क शेयर कर दे रहा है तो सीडेड बोलते हैं। अब जब जेड का रिस्क शेयर कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट, ये तो याद रह ही जाएगा, लैंग्वेज एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो इस केस में जो क्लेम है वो क्या हो जाएगा, अगर इन जेड का जो कस्टमर है उसका क्लेम आ जाएगा, जो क्लेम एक्स को पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो जेड कंपनी क्या बन जाएगा, जेड कंपनी यहाँ पर बन जाएगा एजेंट, ठीक है। तो अगर जेड कंपनी का कोई कस्टमर जिसका रिस्क शेयर कर रखा है एक्स ने, उसका क्लेम आ जाता है तो एक्स के लिए वो क्लेम क्या हो जाएगा, सोचो, एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंस हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर क्लेम एक्सपेंस हो जाएगा। और एक चीज जो है यहाँ पर, अगर कमीशन, अब ये क्या होगा, ये कमीशन देना पड़ेगा, जेड को कमीशन देना पड़ेगा, है ना, जेड को कमीशन देना पड़ेगा। इसको कैसे दिखाए, जेड को यहाँ पर लिख देते हैं, पे कमीशन टू जेड। वो, अब ये कमीशन क्या हो जाएगा, जेड को पे करेगा ना, उसने इनकम। कस्टमर, नहीं, जेड को कमीशन देना पड़ेगा ना, वो तो एजेंट हो हाँ गया हाँ, उसने। मतलब एक्स का इनकम है। एक्स का इनकम तो नहीं होगा कमीशन, इस केस में एक्स और जेड के केस में कौन किसको कमीशन देगा, किसने किसको कस्टमर दिया, कौन एजेंट हो जेड गया, ने एक्स को, दिया, तो कमीशन कौन किसको देगा, कौन कमीशन जेड मांगे, एक्स को, जेड एक्स को देगा। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, जेड एक्स को देगा एक्स कमीशन या एक्स जेड को देगा, सोचो, कस्टमर एक्स किसको, जेड को देगा, हाँ, तो अभी कमीशन क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। हाँ। एक्सपेंस हो जाएगा। इसी तरह से ही सोचना है, पे कमीशन टू जेड, जेड बोलेगा हम कस्टमर दे रहे हैं मुझे कमीशन दे दो, तो कमीशन तो मिलना चाहिए, अदरवाइज कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और ऐसा ये लोग करते हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट है ऐसे करने पे, ठीक है। अच्छा, अब ये यही वाला मेन पॉइंट था, ये अगर समझ में आ जाता है कि किस तरह से इंश्योरेंस कंपनी अपना काम करती है, तो बाकी चीज हमारा क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं, देखो क्लेम, यहाँ पर लिखते हैं, देखो क्लेम जो है, क्लेम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम का मतलब ही एक्सपेंस है, ये गलत बात है। क्लेम क्या हो सकता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंसेस भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली कमीशन, कमीशन जो है ये हमेशा किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए
एक्सपेंस ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। और एक पॉइंट होता है जो इनकम भी होगा एक्सपेंस भी होगा, दैट इज प्रीमियम। प्रीमियम जो है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी। जब डायरेक्ट किसी कस्टमर से ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो इनकम हो गया, डायरेक्ट किसी कस्टमर से ले रहा है तो इनकम हो गया। लेकिन ये प्रीमियम जब ट्रांसफर करना पड़ेगा वाई को तो वही क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये ऐसा क्यों करती है, तो मैंने बोला ही, ठीक है। ये इसीलिए कर रही है क्योंकि एक्चुअली इनके लिए क्या हो जाता है, इनके लिए देखो, मतलब कवरेज जो है, कवरेज मान लो 1 लाख का है, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट में मुझे बताना था, ये तो मैंने बताया ही, ऐसा क्यों करता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट जो है, क्या इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस करना वायबल है, वायबल है का मतलब जैसे देखो, इंश्योरेंस कवरेज बोला जाता है कि 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, जहां पर प्रीमियम मान लो 7,000, 8,000, 10,000 होता है। तो ये कितना मतलब वायबल है, ये कितना मतलब पॉसिबल है, वो हम लोगों को एक बार समझना पड़ेगा। पॉसिबल देखो, ये इसीलिए है क्योंकि अगर हम लोग किसी को बोल रहे हैं कि आपको 1 लाख का कवरेज मिलेगा और उससे उसके अगेंस्ट में 10,000 का ही प्रीमियम ले रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी मान लो 10,000 का ही प्रीमियम ले रही है, ठीक है। अब ये वायबल इसीलिए होता है क्योंकि एक साथ, जैसे मैंने बोला, एक साथ बहुत सारे इंसान ट्रबल में आ जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक या दो ही होते हैं जो कि ट्रबल में आ रहे हैं, तो उनको हम लोग अगर पे करेंगे और हम लोग 100 लोगों से 10,000 करके ले रहा है और 100 लोगों में सिर्फ 2 ही लोगों को हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये वायबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इल्डा को क्यों लाया गया, वो सोचो, इल्डा को क्यों लाया गया, क्यों रेगुलेट किया गया, इंश्योरेंस कंपनी को क्यों एक अलग अथॉरिटी के अंडर डाला गया, इसीलिए डाला गया है क्योंकि मान लो किसी इंश्योरेंस कंपनी का सपोज कैपिटल जो है, एक सेकेंड, किसी एक इंश्योरेंस कंपनी का सपोज कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो इनका कैपिटल है, मान लो कैपिटल है 100 करोड़, ठीक है। और इन्होंने इंश्योरेंस का जो कवरेज है, इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो टोटल ले रखा है, मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इनको टोटल कवरेज कवर करना पड़ेगा 1,000 करोड़। अब ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल मैटर हो गया ना, तो ये चीज कंट्रोल करना चाहिए। मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कोई रेगुलेशंस, कोई एक्ट अगर हम लोग लागू नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी अपने पावर का मिस यूज कर सकती है, ठीक है। लोगों से इंश्योरेंस करवा लेगी, ठीक है। इंश्योरेंस इंसान कब करता है, देखो थोड़ा डर के ही हम लोग करते हैं कि इंश्योरेंस करवा ले, क्या पता कुछ होगा तो हमें क्लेम वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से कि ये जो इंसान का डर है उसको मैनिपुलेट कर सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 1 करोड़ का 100 करोड़ का सिर्फ कैपिटल और आप इंश्योरेंस कवरेज ले बैठे हो 1,000 करोड़ का, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल में रहना चाहिए, इस वजह से इडा को लाया गया है कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम लोग अपना इंश्योरेंस कवरेज करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये सब रेगुलेट करना पड़ेगा इरडा को, तो इसीलिए इरडा को लाया गया है। ये चीज पॉसिबल नहीं है कि कवरेज 1,000 करोड़ का कर लिए और कैपिटल जहां पर हमारे पास 100 करोड़ का है, ठीक है। अच्छा, एक्सेसिव एक्सेसिव क्लेम भी चार्ज नहीं कर सकते हैं, एक्सेसिव क्लेम बोल रहे हैं, एक्सेसिव इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम कम होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सब सारे लोग जो है कर सके। एक्सेसिव इंश्योरेंस प्रीमियम कांट चार्ज, नहीं कर सकते हैं एक्सेसिवली, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, क्यों इरडा को लाया गया वो जस्ट हम 2-3 पॉइंट में बता रहे हैं। देखो, एक्सेसिव इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पब्लिक से चार्ज नहीं कर सकेंगे और क्लेम जो है वो अप्रूव्ड करना पड़ेगा, क्लेम शुड बी अप्रूव्ड। मतलब अगर इरडा ना हो, कोई रेगुलेट करने वाला ना हो सकता है इन्होंने बोल दिया कि हाँ हाँ आपको क्लेम मिल जाएगा अगर कुछ भी ऐसा होगा तो, लेकिन सच में वो क्लेम पे ही नहीं कर रही है, वो पैसा रोक के रखी है, ऐसा नहीं चलेगा। क्लेम अप्रूव करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर इरडा के पास उससे जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए एक अथॉरिटी बनाया गया है ताकि लोगों को बेवकूफ ना बनाए, लोगों को धोखा ना दिया जाए। इसीलिए क्लेम शुड बी अप्रूव्ड, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करी है, क्लेम वगैरह नहीं दे रही तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो क्लेम शुड बी अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। एक्सेसिव प्रीमियम नहीं चार्ज कर सकती कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, एक जो रीजनेबल है वही चार्ज कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, और लिमिटेड प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, लिमिटेड प्रॉफिट शुड बी अर्न,
प्रॉफिट मोटिव नहीं कर सकते ये लोग, लिमिटेड प्रॉफिट शुड बी अर्न। ठीक है, क्यों लिमिटेड प्रॉफिट? ताकि जो पैसा है वो क्लेम अप्रूव्ड के लिए बचा हुआ रहे। बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया है इंश्योरेंस कंपनी, चलो डिविडेंड बांट दो, ठीक है, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दो, तो वो तो शेयर होल्डर डिविडेंड लेके घर चले गए। और अगर सच में क्लेम आया तब बोलेंगे हमारे पास तो उतना प्रॉफिट नहीं है, हम क्लेम कहाँ से दे। लिमिटेड प्रॉफिट जो है उसको देखना पड़ेगा। प्रॉफिट को हम लोग एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा इतना इतना डिविडेंड दे दिए कि जब क्लेम आया तो हम लोग क्लेम नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो इसीलिए लिमिटेड प्रॉफिट शुड बी अर्न। सो मतलब लिमिटेड प्रॉफिट शुड बी अर्न नहीं, एक्चुअली लिखना चाहिए लिमिटेड प्रॉफिट यूज्ड टू पे डिविडेंड so that remaining money can be used to approved claim। क्लेम अगर आए तो उसके लिए पैसा रख के हम लोग डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो प्रॉफिट का इस्तेमाल हम लोग इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। यही चीज बता रहे हैं। तो एडा क्यों आया है उसका मैंने पॉइंट बताया। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो तुम लोग अपने लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो। पहला है कि हमारा जितना कैपिटल है उससे ज्यादा हम लोग का कवरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पे नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसा मैनिपुलेशन ना करे किसी के साथ, इसी वजह से ईडा का जो है इर्डा को लाया गया है। दूसरा जो है प्रीमियम एक्सेसिवली चार्ज नहीं कर सकती है, क्लेम को अप्रूव्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि समझा दिया स्कीम प्रीमियम ले रहा है और जब क्लेम देने का टाइम आया तो क्लेम नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। और लिमिटेड प्रॉफिट जो है उसे यूज करना पड़ेगा डिविडेंड पे करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है हमेशा वो रहना चाहिए ताकि हम लोग का कोई भी क्लेम वगैरह आए हम लोग उसे अप्रूव कर पाए, इस वजह से, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट जो है इर्डा को लाया गया है, क्यों, इसके लिए मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है, यहाँ पर देखो दो पॉइंट एक बार लिखवा देते हैं। इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस सीडेड और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड किसे बोला जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। वैसे ये तो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया इसको और भी तुम लोग क्लियरली बना सकते हो, मैंने लिखते हुए किया तो चारों तरफ बहुत सारा ये हो गया। अगर तुम लोग चाहो तो अपने हिसाब से अलग अलग करके बना सकते हो और याद भी रह जाएगा यहाँ से। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस सीडेड एंड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड क्या होता है। यहाँ पर लिख देते हैं, देखो, risk is if risk is shared with other insurance company and then it is called reinsurance। रिस्क अगर शेयर किया जाता है किसी भी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ, अब रिस्क हम लोग ले रहे हैं कि दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके रिस्क सीडेड और एक्सेप्टेड बोला जाता है। अगर रिस्क शेयर किया जाता है किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ तो उसे हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्यों करवाता है कोई, अपना रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करने के लिए, रिस्क कवरेज पाने के लिए, ठीक है। अगर वही रिस्क कवरेज हम लोग किसी और के साथ शेयर करते तो इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस, दैट्स वाई ये इसे बोला जाता है री इंश्योरेंस, ठीक है। अब री इंश्योरेंस जो है ये दो तरह का हो सकता है। एक तो हम लोगों ने किसी को रिस्क दे दिया अपना, या फिर किसी से रिस्क ले लिया। तो रिस्क लेने पे सीडेड, सॉरी देने पे सीडेड, लेने पे एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कैन शेयर और टेक रिस्क विथ अदर इंश्योरेंस कंपनी। तो शेयर या फिर ले सकती है, ठीक है, मतलब किसी को रिस्क दे सकती है या फिर किसी से ले सकती है। अच्छा, इफ
risk given then called reinsurance ceded. CEDED. If taken then called accepted. एक्सेप्टेड, तब हम लोग बोलते हैं इसे री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। री इंश्योरेंस दोनों केस में ही बोला जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस हुआ। एक होता है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और एक हो जाता है री इंश्योरेंस सीडेड। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से आते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया। ये देखो मैंने इरडा समझा दिया, क्यों इरडा आया। ठीक है, इरडा के अंडर दो तरह का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस कंपनी क्यों बनाया गया, क्योंकि ये क्या करती है, हमें एश्योरेंस देती है कि ये हमारा रिस्क कवर करेगी। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, ये एक पॉइंट पे लिख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का कंसेप्ट क्यों आया। इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली हमें क्या देती है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है गिवन एश्योरेंस, गिवन एश्योरेंस to cover risk against a premium, to cover risk against प्रीमियम। प्रीमियम ले रही है और उसके अगेंस्ट पे हमारा रिस्क कवर करने का एश्योरेंस दे रही है। चाहे वो रिस्क कोई भी चीजों का हो सकता है, लाइफ का हो सकता है, लाइफ रिस्क, स्टॉक डिस्ट्रॉय, व्हीकल रिस्क, फिक्स्ड एसेट का रिस्क, प्लांट मशीनरी का रिस्क। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये फॉर्म ए फॉर्म बी मैंने बताया, हम लोग तो अभी जनरल इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं, इसीलिए फॉर्म बी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने लिखवाया इरडा का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अच्छा, और इरडा का जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट्स में, वो भी दिखा दिया। अच्छा, अब इंश्योरेंस का मतलब होता है दोनों में कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने बताया, एक प्रीमियम भरते हैं और दूसरे जो है रिस्क कवर करते हैं। इसी चीज को मैंने यहाँ पर भी लिखवाया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला, इट मीन्स इन द इवेंट ऑफ लॉस ड्यू टू ए स्पेसिफाइड रिस्क। ठीक है, जिस रिस्क से बचने के लिए हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, अगर वो इवेंट सच में ऑकर्ड हो जाए, तब इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, हैज टू बी पेड कंपेंसेशन टू इंश्योर्ड। जिसने इंश्योरेंस करवाया उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, एंड दिस कंपेंसेशन इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू या पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट मैंने पहले ही बोला ट्रेडिंग के तरह है। ठीक है, जहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ये देखो यहाँ पर प्रीमियम, अर्न्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, अदर इनकम। प्रीमियम जो कि मेन इनकम का सोर्स होता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, प्रीमियम का पैसा आ रहा है। इसके अलावा इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, इस पे मैंने एक नोट भी लिखवाया। देखो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेट को ऑलवेज हमें क्या मानना है, ऑलवेज हमें इनकम ही मानना है। ये देखो यहाँ पर लिखवाया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम फॉर इंश्योरेंस कंपनी। इट शुड बी टेकन ऑन ग्रॉस बेसिस विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस और एनी अदर काइंड ऑफ टैक्स। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा कि हम लोग टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते इस केस में। अच्छा, अब यहाँ पर देखो अदर इनकम भी उसी में आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से शेड्यूल स्टार्ट हुआ, क्लेम। क्लेम मतलब जब रिस्क सच में जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, अगर पे करना पड़े हमें पॉलिसी वैल्यू, दैट इज क्लेम इनकर्ड। ठीक है, इसके अलावा क्लेम यहाँ पर हमारा अर्निंग में भी आ सकता है, मैंने वो भी बताया। ठीक है, कमीशन नॉर्मली जैसे होता है वो बताया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस माइनस करने से आ जाता है प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यहाँ से जितना रिजर्व में ट्रांसफर करना है कर दो, फिर आ जाएगा पीएल में। नाउ ये जो फायर, मरीन और मिसलेनियस है, ये क्या है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इंश्योरेंस कंपनी, जैसे तुम लोग डिपार्टमेंट अकाउंटिंग पढ़े हो ग्रुप 1 में, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इसका करना मैंडेटरी है, स्टैट्यूटरी है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, डिपार्टमेंटल मतलब एक फायर डिपार्टमेंट, एक मरीन डिपार्टमेंट, एक मिसलेनियस। इसी तरह से एडा ने इसे बनाया है कि ये 3 तरह का डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ये चीज फॉलो करना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर था, देख देख हैं? ये रहा, ये देखो,
ये देखो फायर, मरीन और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है ये छोड़ो, इस तरह से नहीं, यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फायर यही वाला होता है, फायर, मरीन और मिसलेनियस, ठीक है। इसे मिसलेनियस लिखने से होता है। तो 3 कैटेगरी में अलग अलग हमें इसे देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से प्रीमियम अर्न्ड का कैलकुलेशन करना चाहिए। कैलकुलेशन फॉर प्रीमियम अर्न्ड, ये कैसे कैलकुलेट होगा? प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस का मतलब ये देखो, यहाँ पर मैंने बिजनेस दिखाया था ना कि मिस्टर एक्स जो है, इनको जब यहाँ से बाकी लोगों से, मान लो मिस्टर ए के अलावा बाकी लोगों से जो प्रीमियम का पैसा आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है। और मान लो री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया है। री इंश्योरेंस एक्सेप्ट का मतलब ये वाला केस, ठीक है। एक्स ने जेड से, जेड का कस्टमर को अपना कस्टमर बनाया, तो जेड को जो प्रीमियम मिलेगा वो शिफ्ट कर देगा एक्स को। तो री इंश्योरेंस करने के वजह से जो प्रीमियम का पैसा आ रहा है, तो ये अर्निंग हो गया, ये दो ऐड हो जाएगा। और री इंश्योरेंस सीडेड मतलब अपना रिस्क किसी और को दे दिया, जैसे कि मेरे स्टोरी के केस में वाई को था, ठीक है। एक्स अपना एक कस्टमर वाई को दे दिया, जो कि मैंने मिस्टर ए बताया था। तो मिस्टर ए जो भी प्रीमियम देंगे एक्स को, वो इन्हें ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। तो प्रीमियम अर्निंग में अगर मिस्टर ए का 5 कस्टमर है, जिसमें एक मिस्टर ए है, तो 4 कस्टमर का पैसा ही रख सकता है, एक का तो उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा वाई को, क्योंकि उसने वाई के साथ री इंश्योरेंस कर रखा है, ठीक है। तो ये लेस होगा। क्यों लेस होगा मैंने बता दिया, ये डायरेक्ट कस्टमर से आया हुआ प्रीमियम, ये किसी और इंश्योरेंस कंपनी जिसने अपना कस्टमर इसको दे दिया है उसका प्रीमियम आ रहा है। और अगर इस किसी इंश्योरेंस कंपनी ने अपना कस्टमर किसी और को दिया है, तो वो कस्टमर जब भी प्रीमियम भरेगा तो वो उसे ट्रांसफर कर देगा। तो ये हो गया सीडेड। तो ये सीडेड, ये एक्सेप्टेड, ये ले, ये ऐड, ये लेस इसीलिए हो रहा है। तो नेट प्रीमियम आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व ऑल्सो कॉल्ड फंड इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व, और क्लोजिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व। बताएंगे ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा प्रीमियम अर्न्ड। अब पहले रेट का बात बताते हैं, फिर बोलेंगे ये क्या होता है। रेट का मतलब, जैसे मैंने बोला कि ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो है मैंडेटरी या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फायर के लिए 50% ऑफ नेट प्रीमियम, ये जो नेट प्रीमियम आया ना, इसका कितना हम लोग यूआरआर क्रिएट करें, ठीक है। यूआरआर कितना क्रिएट करें, अगर फायर डिपार्टमेंट का है तो 50% ऑफ नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम कैसे आएगा, ये हो जाता है नेट प्रीमियम। अच्छा, और अगर मरीन है तो 100% ऑफ नेट प्रीमियम, और अगर मिसलेनियस है तो 50% ऑफ नेट प्रीमियम क्रिएट करना पड़ेगा। ये रेट ऑफ यूआरआर है, ठीक है। एडिशनल रिजर्व विल बी क्रिएटेड एज स्पेसिफाइड रेट गिवन इन क्वेश्चन। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व, इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व, इसके अलावा अगर कोई एडिशनल रिजर्व क्रिएट करना है तो कितना क्रिएट करना है, कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से बता रखा है कि हमें ये रिजर्व क्रिएट करना है, इतना % करना है, तो उतना करेंगे। और ये रेट जो है, ये जो 50, 100 और 50% के अलावा अगर क्वेश्चन में अपने आप कुछ बता रहा है, जैसे बोल रहा है फायर 60%, तो हमें 60% ही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन हमें कुछ मेंशन कर रहा है तो हम लोग क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो जो नॉर्मल रूल्स है वो लगाएंगे। 50, 100, 50 वही लिखा है मैंने। इफ एनी रेट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कुछ रेट दिया हुआ है, किसके लिए, ये यहाँ पर लिख देते हैं, फायर, मरीन और मिसलेनियस के लिए, देन फॉलो द क्वेश्चन। अगर इसके अलावा कुछ और रेट दे रखा है तो हम लोग कुछ और रेट फॉलो करेंगे, कुछ और रेट ही हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये अनएक्सपायर्ड वाला हम बताएंगे क्या होता है। अभी इतना समझो कि एक रिजर्व क्रिएट करना है, ठीक है। इंक्लूडिंग एडिशनल, एडिशनल मतलब अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से बताए, तो एक ओपनिंग रिजर्व हो सकता है और क्लोजिंग रिजर्व, ओपनिंग रिजर्व और क्लोजिंग रिजर्व। अभी एक ऐड, एक लेस क्यों हो रहा है वो भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अभी फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज क्लेम। क्लेम को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, ये देखो क्लेम को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। जो डायरेक्ट अपना कस्टमर है उसको क्लेम देना पड़ा, तो क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है। जिससे एक्सेप्ट कर रखा था, जिसके कस्टमर को एक्सेप्ट कर रखा था, मतलब जिससे री इंश्योरेंस किसी का रिस्क शेयर कर रखा था हम लोगों ने, जैसे मेरे स्टोरी में जेड का कोई कस्टमर हम लोगों ने लिया था, हम लोग एक्स है, ठीक है, एक्स कंपनी है। तो फिर क्या होगा, क्लेम अगर हमें देना पड़ रहा है तो वो ऐड हो जाएगा कि मुझे इतना क्लेम और देना पड़ रहा है, और जिसका रिस्क मैंने किसी और को पास ऑन कर दिया है उसका यहाँ पर लेस कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर हम लोग इंश्योरेंस ट्रांसफर कर रहे हैं तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा ना, इस तरह से याद रख सकते हैं। ये देखो, इंश्योरेंस का पूरा डॉक्यूमेंट अगर ट्रांसफर हो गया, इंश्योरेंस ट्रांसफर मींस
रिस्क ऑल्सो ट्रांसफर, सारा चीज दूसरे को चला जाएगा, हम लोग ऐसे एजेंट की तरह काम करेंगे। ये पॉइंट याद रखोगे तो आराम से समझ जाओगे। सीडेट का मतलब होता है किसी और को अपना रिस्क दे दिया, तो क्लेम भी हमारा नहीं है, तो क्लेम का जितना भी टोटल होगा उतने से ये सीडेड वाला क्लेम लेस हो जाएगा, नेट क्लेम आ गया। फिर नेट क्लेम में देखो ऐड है सर्वेयर्स फीस। अब ये सर्वेयर्स फीस क्या होता है, मतलब अगर मैंने ग्रुप 1 में भी बताया था कि क्या होता है, सर्वे वगैरह किया जाता है कि कस्टमर अगर आके बोल रहा है कि मेरे गोडाउन में आग लग गया, तो ये सब चेक होता है, ऐसे ही कोई आके बोला पेमेंट कर दिया ऐसा नहीं, पूरा सर्वे वगैरह होता है, ठीक है। सर्वे होने के बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगे कि हाँ सही है पूरा चीज, ठीक है, दोनों में बात होता है, उसके बाद और ये सब करते हुए अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस हो रहा है क्लेम रिलेटेड, तो वो भी, तो ये सारा खर्चा ऐड हो सकता है, तो टोटल क्लेम हो जाएगा, ठीक है। तो क्लेम जो है ना, पहले क्लेम को इंटीमेट करना पड़ता है, इंटीमेटेड का मतलब होता है कि बताना पड़ता है, ठीक है। फिर इंश्योरेंस कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, मतलब कस्टमर को उससे फाइल करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को एडमिट करेगी, ठीक है। फिर चेक करेगी, चेक करने के बाद एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट बाद में आता है, पहले एडमिट कि हाँ ये मेरा कस्टमर है, तो हम एडमिट करते हैं कि हम रिस्क जो भी कंपेंसेशन का बात हुआ था वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आफ्टर चेकिंग ऑल द थिंग्स, इफ सारा चीज प्रॉपरली जा रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग पे करेंगे, तो उसको बोला जाता है एडमिट करना। फिर जब एडमिट जो है वो चेक करने के बाद सही प्रूव हो जाता है, देन जो है उसे बोला जाता है एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम लोग पे कर देंगे। अच्छा अब देखो कमीशन का कैसा होता है, कमीशन डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है, हम लोग अपने एजेंट को कमीशन पे कर रहे हैं, जैसे एक्स अपने एजेंट को कमीशन पे कर रहा है कस्टमर दिलवाने के लिए, ठीक है। अच्छा अब जेड का जो कस्टमर हम लोग ले रखे थे, जेड को कमीशन देना पड़ेगा, तो कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, एजेंट के बदले इंश्योरेंस कंपनी जेड से हम लोगों ने कस्टमर ले लिया। हम बार बार ये वाले स्टोरी के हिसाब से ही बताते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों ने वाई को जो अपना कस्टमर दे दिया तो एजेंट की तरह काम किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमीशन हम लोगों को मिलेगा, तो ये कमीशन हमारा खर्चा नहीं होगा। ये लेस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पीएल का स्ट्रक्चर, जो रेवेन्यू का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां पर कमीशन को हम लोग खर्चा दिखा रहे हैं। तो कमीशन जो पे कर रहे हैं डायरेक्ट एजेंट को, मान लो पे कर रहे हैं हम लोग 20 रुपया, तो ये हमारा खर्चा है। हम लोगों ने जिससे कमीशन जिससे इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया है, जेड को मान लो कमीशन दे रहे हैं 10 रुपए का, तो हमारा टोटल खर्चा 30 रुपए का हो गया। और हम लोगों को वाई कंपनी जो है मान लो 15 रुपए का कमीशन दे रही है, ठीक है, 15 रुपए या 10 रुपए का कमीशन दे रही है, तो हमारा कमीशन का खर्चा नेट करके 20 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए लेस करके दिखा रहे, वैसे ये तो अर्निंग है, लेकिन हमारा जो शेड्यूल बना हुआ है, जो फॉर्मेट बना हुआ है, वहां पर कमीशन को अर्निंग नहीं दिखाते हैं, वहां पर तो कमीशन को हम लोग दिखाते हैं एक्सपेंस। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा हमारा खर्चा कितना हो, 20 रुपए एजेंट को दिए जो हमें कस्टमर ला के दिया, 10 रुपया जेड कंपनी को दिए जो हमें कस्टमर ला के दिया, और 10 रुपया हमें वाई कंपनी से मिला जिसको हमने अपना कस्टमर ट्रांसफर कर दिया, तो हमारा कमीशन का खर्चा आ रहा है 20 रुपया, ठीक है। इसीलिए इसे लेस करना पड़ेगा। वैसे ये दिमाग में आ ही सकता है कि ये तो मेरा एक्सपेंस है तो ये ऐड हुआ, ये तो मेरा अर्निंग है, ऐसा बात नहीं, क्योंकि शेड्यूल जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से तो कमीशन एक्सपेंस है ना, तो हमें उसी तरह से यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट तो मैंने पहले भी बोला, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम फॉर इंश्योरेंस कंपनी, इट शुड बी टेकन ऑन ग्रॉस बेसिस, दैट इज विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस एंड अदर टैक्स। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसे मैनेजमेंट एक्सपेंस बोला जाता है। इफ एनी एक्सपेंस इज स्पेसिफाइड टू बी ऑफ फायर, अगर मान लो हमें स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये रेंट जो है ये फायर का ही है, ठीक है, तो फिर हम लोग फायर के कॉलम में लिखेंगे, या मरीन होगा तो मरीन, मिसलेनियस वाले होगा तो मिसलेनियस, देन ओनली सच एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इस तरह के एक्सपेंसेस को हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलेंगे। अच्छा अब यहाँ पर क्या दिया है, टैक्स एक्सपेंसेस मींस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स एक्सपेंसेस का मतलब है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हम लोग क्रिएट या फिर मेड या क्रिएट जो भी बोलो ड्यूरिंग द ईयर का जो भी होगा वही हमारा टैक्स एक्सपेंसेस होगा। कौन सा टैक्स का बात हो रहा है, ये वाला टैक्स का बात हो रहा है, ये देखो ये यहाँ पर जीपी जो है यहाँ पर आ गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस लेना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट, ठीक है। ये सारा टोटल इनकम हो गया, पीएल का लेस कर देंगे किसी भी तरह का जो एक्सपेंसेस है नॉट रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू अकाउंट, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स एक्सपेंसेस का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर जो टैक्स प्रोविजन बनेगा वो वाला। तो इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहां से हम लोग डिविडेंड पे करेंगे तो जो बचेगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। वही चीज बता रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है।
ये देखो, टैक्स एक्सपेंसेस मींस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। अनक्लासिफाइड एक्सपेंसेस, अगर ऐसा कोई एक्सपेंस है जिसका क्लासिफिकेशन पता नहीं चल रहा है, ये फायर का है, मरीन का है, मिसलेनियस, देन ट्रांसफर टू पीएल, तब वो पीएल में जाएगा। और अगर क्लासिफाई कर पाएंगे तो वो रेवेन्यू में जाएगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू का स्ट्रक्चर देखो ना, रेवेन्यू तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के तरह स्ट्रक्चराइज्ड है। तो अगर फायर, मरीन, मिसलेनियस का एक्सपेंस बता रहा है तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, अगर स्पेसिफिकली बताया है। अगर स्पेसिफिकली नहीं बताया है तो उस केस में यहाँ पर आएगा, जहां पर अलग अलग से फायर, मरीन या फिर मिसलेनियस नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट का पैटर्न इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और ऑन इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू पीएल। वो तो मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी एसेट बेच के प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, ये सब चला जाएगा पीएल में, पीएल में। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। बैड डेप्ट प्रोविजन एंड टैक्स प्रोविजन सोन इन पीएल, अगर किसी भी तरह का बैड डेप्ट का प्रोविजन बना रहे हैं या टैक्सेशन का प्रोविजन बना रहे, टैक्स एक्सपेंसेस तो ये रहा टैक्स का प्रोविजन, ये देखो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट यहाँ पर बनेगा क्योंकि टैक्स तो नीचे बनता है। ठीक है, तो किसी भी तरह का प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ये सारा चीज कहाँ पर जाएगा? पीएल में जाएगा। ठीक है, और ये पीएल में ही जाता है क्योंकि मैंने पहले ही बोला रेवेन्यू को ट्रेडिंग की तरह सोचो, तब कभी भी गलत नहीं होगा। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर ये समझा दिया इंश्योरेंस कंपनी का जो पैटर्न है वो समझा दिया। क्लेम भले ही इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है, लेकिन जो शेड्यूल है, जो फॉर्मेट है, उसके हिसाब से क्लेम हमेशा एक्सपेंस माना जाता है नॉर्मल केस में, तो हमें उसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लेम। ठीक है, अच्छा, ये मैंने बताया, बस यहाँ तक ही बताया, और तो कुछ नहीं बताया। अब हम लोग अनएक्सपायर्ड जो है वो बता देते हैं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, एक बार क्लेम का प्रोसेस भी थोड़ा बता देते हैं, क्लेम का प्रोसेस क्या होता है। क्लेम पहले होता है इंटीमेटेड, बीइंग प्रूडेंस, लॉस और expenses is recognized on the time of intimation file। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इंटीमेशन फाइल करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रूडेंट है। ठीक है, क्योंकि ये प्रूडेंट बेसिस पे होता है। बीइंग प्रूडेंस, लॉस और एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द टाइम ऑफ इंटीमेशन फाइल। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होगा? नेक्स्ट हो जाएगा एडमिटेड। एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये कस्टमर है मेरा। ठीक है, आफ्टर इनकरिंग सर्वेयर फीस, सारा चीज चेक करना पड़ेगा कि हाँ जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो कस्टमर है मेरा जो बोल रहा है सही बोल रहा है। सर्वेयर्स फीस एंड लीगल एक्सपेंस, तो छानबीन के बाद इस पे जो भी खर्चा आएगा, लीगली हो, सर्वेयर फीस हो, फिर एडमिशन का प्रोसेस होगा, मतलब एडमिट, उसके बाद पेमेंट। अच्छा, अच्छा, अब एक पॉइंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? बीइंग प्रूडेंट का मतलब होता है इफ ए क्लेम इज कम टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के पास किसी कस्टमर ने क्लेम किया, जिसका मतलब ही है दैट इज इंटीमेटेड। उन्होंने बोला कि मुझे क्लेम मिलना चाहिए, मेरा ये सिचुएशन ऑकर्ड हुआ है, बट नॉट एडमिटेड, बट इंश्योरेंस कंपनी ने उसको एडमिट नहीं किया उसके क्लेम को। देन एज्यूम एज एन एक्सपेंस और लॉस।
तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस या लॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब अनएक्सपायर्ड रिस्क बता देते क्या होता है। देखो अनएक्सपायर्ड रिस्क, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, यही एक पॉइंट बाकी है, ये बता देने से पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा जनरल इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का मतलब होता है नॉट एक्चुअली रिजर्व shown as liability। अनएक्सपायर्ड रिजर्व का मतलब होता है जो एक्चुअली रिजर्व नहीं है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटी के हिसाब से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, जैसे मान लो कोई क्लेम अनएक्सपायर्ड है, ठीक है, कोई क्लेम अनएक्सपायर्ड है और उसके अगेंस्ट में प्रीमियम हमें मिला हुआ है, तो हम लोग उससे क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। प्रूडेंट बेसिस होने के लिए ऐसा होता है, हम समझाते हैं क्या होगा। एक लाइन और लिख लेते हैं, दिस इंडिकेट्स liability against the unexpired portion of the insurance premium receipt, ठीक है। दिस इंडिकेट्स लाइबिलिटी, जैसे कि मैंने बोला इसे लाइबिलिटी बोला जाता है, ये लाइबिलिटी है किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड। अब इसका मतलब समझते हैं, देखो सपोज किसी का इंश्योरेंस का जो पॉलिसी वैल्यू है वो है 20 लाख, ठीक है, और उसका जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो है 30 जून से लेके 30 जून तक का, ठीक है, एक साल का है, 30 जून से लेके नेक्स्ट ईयर के 30 जून तक का है, ठीक है। और पॉलिसी वैल्यू जो है, ये है पॉलिसी वैल्यू, ये है पॉलिसी वैल्यू 20 लाख, ठीक है। अब इस मिडिल में मान लो आ जाता है 31 मार्च आएगा, ठीक है। ये है सपोज अगर 30 जून 2020 19 कर देते हैं, 2019, ठीक है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये हो गया 2020, तो ये भी हो गया 2020, ठीक है। जून मार्च के बाद ये जून आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ पर बैलेंस शीट बनेगा, ये फाइनल अकाउंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स बनेगा, जैसे कि बैलेंस शीट बनेगा, रेवेन्यू अकाउंट बनेगा, पीएल बनेगा, ये सब बनेगा, ठीक है। तो यहां तक मान लो कोई क्लेम नहीं आया था, जिसने ये 20 लाख का पॉलिसी वैल्यू कर रखा है, मतलब पॉलिसी कर रखा है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और इंश्योरेंस कंपनी जब अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रही है तब तक कोई भी क्लेम नहीं आया है, मतलब कुछ भी ऑकर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आ गया, तो कंपनी ये नहीं बोल सकती, इंश्योरेंस कंपनी, कि ये जो है अभी रिस्क मेरा चला गया, नहीं गया, क्योंकि इनका पॉलिसी वैल्यू का जो टाइमिंग्स है वो तो जून टू जून है, बीच में हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये क्या है, ये प्रीमियम जो है ये अब लाइबिलिटी बन चुका है। क्यों लाइबिलिटी बन चुका है, क्योंकि अभी तक ये अनएक्सपायर्ड है, क्योंकि खत्म नहीं हुआ, इसका टाइम 30 जून 2020 को खत्म हो गया, भले ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया हो, लेकिन रिस्क हमारा उस प्रीमियम के अगेंस्ट में अभी भी अनएक्सपायर्ड है, तो इसे हम लोग लाइबिलिटी बोलेंगे। ये जो है, ये 3 मंथ्स जो है ये लाइबिलिटी बन जाएगा, ठीक है, ये लाइबिलिटी हो जाएगा। वही मैंने लिखा है, अभी देखो लिखा लिखा हुआ जो है वो पढ़ने से समझ में आएगा। ये देखो, दिस इंडिकेट्स लाइबिलिटी अगेंस्ट द अनएक्सपायर्ड पोर्शन, ये 3 मंथ्स का जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन है ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम रिसिप्ट, जो इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है, ये 3 मंथ्स का जो है वो लाइबिलिटी बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये लाइबिलिटी बन जाएगा। तो हम लोग एक्चुअली ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी क्लेम नहीं आया, तो जो प्रॉफिट बच गया उसे हम लोग यहाँ पर हम लोग चाहे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ये गलत हो जाएगा। क्यों, हम लोग सोच रहे क्लेम नहीं आया, 20 लाख हमें नहीं देना पड़ा, अगर क्लेम आता तो 20 लाख देना पड़ता, पॉलिसी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा अर्निंग है हम लोग प्रॉफिट देख के उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भले ही अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, लेकिन उस पॉलिसी का जो टाइम पीरियड है वो अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ, तो अगर इस पीरियड में क्लेम आ जाता है, ये 3 मंथ्स वाले पीरियड में अगर
क्लेम आ जाता है तो हमें तो पे करना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे उस पैसे को खत्म कर दे, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, इसे लाइबिलिटी के हिसाब से दिखाते रहेंगे कि अभी तक नहीं आया है क्लेम, तो ये हमारा लाइबिलिटी, अगर आ जाएगा तो तब हमें एक्चुअली उसे एज ए एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्लेम तो एज ए एक्सपेंस होता है, लेकिन क्योंकि हमारा टाइम पीरियड चला गया है तो इसे हम लोग बोलते हैं अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, ठीक है, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बोलते हैं। अच्छा, इसीलिए मतलब देखो, और यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा नहीं भी सोचेंगे तो और एक प्रॉब्लम भी है, एक तो ये लाइबिलिटी बन रहा है, दूसरा बात है अगर हम लोग ये ट्रीटमेंट नहीं करते और हम लोग सोचते क्लेम नहीं आया, ईयर एंड हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इतना हमें हरी में नहीं रहना चाहिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसमें हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर इस पीरियड में इनका कोई भी क्लेम ऑकर्ड हो जाता है तो, ठीक है। अब हम दिखाते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग अनएक्सपायर्ड जो रिस्क रिजर्व है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ था, ये देखो, अगर हम लोग का प्रीवियस का कुछ भी है अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और करेंट ईयर का अगर हम लोगों ने कोई अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बनाया है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अनएक्सपायर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रीपेड की तरह होता है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रीपेड था तो इस साल का क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, जैसे हम लोगों ने बैंकिंग कंपनी में किया था, तो ओपनिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व जो है वो ऐड हो जाएगा, और जो क्लोजिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व जो है वो लेस हो जाएगा, ठीक है। जो क्लोजिंग इस बार का जो बनाएंगे, जैसे ये देखो ये क्लोजिंग है, ये इसके हिसाब से क्लोजिंग है, इसके हिसाब से ये क्लोजिंग है, तो ये लेस हो जाएगा, और अगर यहाँ पर कोई था तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं, एक्चुअली ये तो जून है इनका, ये तो स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल से, ठीक है, इनका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल से, 1 अप्रैल 2019, यहाँ पर अगर कुछ है तो ओपनिंग वाला ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग वाला लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, जो मैंने बोला था बता दिया बस। और यहाँ पर थियोरिटिकली कुछ भी नहीं है, ठीक है, थियोरिटिकली हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। बस अब हम लोग को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, बस वही देखना है, तो ये जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। एक ये सब बता दिया है मैंने जो लिखा हुआ है, इस सब का जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ये देखो, ये देख सकते हो, हम जस्ट यहाँ से एक बार दिखा देते हैं, नेक्स्ट दिन करवा देंगे, ठीक है। हम यहाँ से एक बार दिखा देते हैं, ये देखो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 26 एक बार मैट में देख सकते हो। देखो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि क्लेम प्रिपेयर द फायर इंश्योरेंस, फायर का बताया है, रेवेन्यू अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, एज पर एडा रेगुलेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। रेवेन्यू अकाउंट यानी तीन फॉर्मेट बनेगा, एक फायर होता है, एक मरीन होता है और एक मिसलेनियस होता है, तो यहाँ पर सिर्फ फायर बोला है, तो देखो फायर का ही बनाया, तो फायर ऊपर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर कॉलम दो होता तो फायर और मरीन बनाना पड़ता, क्योंकि एक ही है, तो फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, जैसे हम लोग लिखते हैं। फॉर्म बी होगा, जनरल इंश्योरेंस का बी होता है, रेवेन्यू है तो इसीलिए रेवेन्यू अकाउंट BRA, ठीक है, बी टाइप रेवेन्यू अकाउंट, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद IRDA, यहाँ लिखना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को ये कब रजिस्टर्ड हुआ था और IRDA के साथ ये कब रजिस्टर्ड हुआ था, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट दिन करवाएंगे, एक बार जस्ट यहाँ से बता देते हैं। अब देखो क्लेम क्या होगा, इनकम या एक्सपेंस, बताओ क्लेम क्या होगा, नॉर्मली जो हमारा फॉर्मेट है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। क्लेम हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस प्रीमियम रिसिप्ट और इनकम हो जाएगा, री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बोल रहा है, बोलो इसका क्या होगा, री इंश्योरेंस मतलब, एक्सपेंस है। हाँ पेड बोल रहा है, एक्सपेंस होगा। जब हमें कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग सीडेड मानेंगे ऑलवेज, ठीक है। सीडेड मतलब किसी के साथ हम लोगों ने अपना रिस्क जो है शेयर किया था, देखो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है कि सीडेड है नहीं बता रहा है, अगर मान लो पेड भी नहीं बताता तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम लोग सीडेड मानेंगे, ठीक है। अच्छा, कमीशन, कमीशन क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क, मतलब वही वाला जो अभी मैंने सिखाया, ठीक है। 1 अप्रैल का है तो ये ओपनिंग हो गया, ये ऐड होगा,
अच्छा, अब जो अनएक्सपायर्ड रिस्क 50% क्रिएट करने के लिए बोला है, फायर का 50% ही होता है, इन्होंने भी 50% बोला है। और अगर 50% नहीं भी होता फायर का तो भी हमें 50% ही करना पड़ता, क्योंकि 50% क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, क्लेम अनपेड है ये वाला, और ये क्लेम ओपनिंग का अनपेड है, ये क्लोजिंग का अनपेड है। अब देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपना पीएल का फॉर्मेट देखें, पीएल बनाने बोला है, पीएल में शेड्यूल 1 में आ जाता है प्रीमियम, ये देखो शेड्यूल 1 में आ जाता है प्रीमियम अर्न। प्रीमियम अर्न कितना हो जाएगा, ये देखो प्रीमियम अर्न, प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है 13 लाख, ये डायरेक्ट बिजनेस से हुआ है। अच्छा, इसके अलावा प्रीमियम, प्रीमियम देखो, ये देखो प्रीमियम री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, 13 लाख से 1 लाख क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम लोगों ने अगर अपना मैंने बोला ना इसको सीडेड मानना है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 12 लाख हो जाएगा। अच्छा, यहाँ और भी कुछ एडजस्ट होगा क्या, 11,50,000 है। ओ अच्छा, इसमें ये वाला एडजस्ट होगा, ये देखो, ये देखो, ये शेड्यूल 1 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। ये देखो प्रीमियम डायरेक्ट बिजनेस वाला, री इंश्योरेंस सीडेड, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ओपनिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व जो है ये ऐड हो जाएगा, ये देखो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और क्लोजिंग वाला लेस हो जाएगा। तो क्लोजिंग किस पे क्रिएट होगा, नेट, नेट पे, ये देखो लिखा हुआ है ना, क्लोजिंग किस पे क्रिएट होगा, नेट प्रीमियम पे क्लोजिंग जो है क्रिएट होगा। अब देखो ये पूरा बना हुआ होगा, नीचे देखो हम दिखाते हैं, यहाँ पर 13 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है, प्लस 5,50,000, ये देखो 13 लाख माइनस 1 लाख, ये देखो 13 लाख प्रीमियम अर्न माइनस 1 लाख, जो री इंश्योरेंस सीडेड था आ गया 12 लाख, जो मेरा आंसर आ रहा था। फिर अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व ऐड होगा, यहाँ पर इस पे भी एक वर्किंग नोट बना रखा है इन लोगों ने, ओपनिंग वाला ऐड होगा, क्लोजिंग वाला लेस होगा। तो ओपनिंग वाला कितना है, ओपनिंग वाला है 50,000, और क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग वाला है 5,50,000, क्लोजिंग हमें बनाना पड़ेगा 50%। 50% कितने पे बनेगा, जो नेट प्रीमियम होगा 12 लाख पे 50%, तो 12 लाख पे 50% कितना होता है, चेक करो 6 लाख होता है। ये देखो यहाँ पर बना हुआ है 12 लाख पे 50%, क्लोजिंग वाला बना हुआ है कितना, 6 लाख। ठीक है, और ओपनिंग वाला कितना था, 5,50,000 था। ठीक है, ये क्लोजिंग और ये हो गया ओपनिंग वाला। तो ये देखो ये एडजस्ट हो गया। ये कैसे एडजस्ट किया है, ये 6 लाख ऊपर और नीचे 5,50,000 लिखा है, हम लोग ऐसे नहीं भी लिख सकते। देखो हम लोगों ने क्या देखा है, ओपनिंग ऐड होगा तो 5,50,000 जो है ऐड में रहेगा, और लेस हो जाएगा 6 लाख क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग कैसे निकाला, 50% ऑफ नेट प्रीमियम, नेट प्रीमियम आया था 12 लाख, तो ये दोनों एडजस्ट करके माइनस 50,000 आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने चेंज लिखा है और अपने हिसाब से लिखा है, मैंने जैसे सिखा है हम वैसे बोल रहे हैं। 5,50,000 ऐड हो जाएगा 6 लाख, 6 लाख कैसे निकालेंगे, नेट प्रीमियम पे 50%, 50,000 जो है लेस हो जाएगा, किससे लेस हो जाएगा, 12 लाख से। देखो 12 लाख से 50,000 लेस हो जाएगा, वही किया हुआ है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के लिखा है, जरूरी नहीं है। 12 लाख से 50,000 लेस हो जाएगा, तो 11,50,000 यहाँ पर आ गया, 11,50,000 सिंपल है। अदर इनकम कुछ था नहीं, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट कुछ था नहीं, टोटल इनकम ये हो गया। अब क्लेम का देखो, क्लेम पेड है ना 4,90,000, क्लेम के लिए लीगल एक्सपेंसेस हुआ है 10,000, तो 4,90,000 प्लस 10 खर्चा हो गया 5 लाख, 5 लाख और क्या है, और क्लेम ये देखो, क्लेम ओपनिंग वाला ये देखो आउटस्टैंडिंग अनपेड, हम लोगों ने क्लेम पे नहीं किया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो ये ऐड हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, मतलब 4,90,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000, मतलब 5,50,000 माइनस 80, करने पे जितना आएगा उतना ही होगा, 5,50,000 माइनस 80, वही क्या होगा देख लो, 5,50,000, ये देखो 5 लाख, ये रहा 4,90,000 प्लस 10, 5 लाख, 5 लाख, और यहाँ पर 80,000 जो है ओ अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया, ये तो आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो इस साल ऐड होगा, क्योंकि हम लोग 31 मार्च 2014 का बना रहे हैं ना, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर अभी तक पे नहीं हुआ है तो वो लेस होगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 80,000 ऐड और 50,000 लेस, नॉर्मल जैसे फाइनल अकाउंट्स में होता है। तो ये हो गया 5,30,000, क्लेम में आ गया 5,30,000 पहला। फिर कमीशन, कमीशन में देखो 4,90,000, और यहाँ पर और एक कमीशन है, ये रहा 1 लाख। ठीक है, कमीशन पेड 4,90,000 और ये दे रखा है कमीशन 1 लाख, तो ये 4,90,000 और 1 लाख, ये देखो 2 में बना हुआ है 4 लाख, सॉरी ये रहा, ओ कमीशन पेड 3 लाख हो रहा है, हाँ 3 लाख ही होगा। अच्छा देखो 3 लाख क्यों होगा, कमीशन पेड था 4,90,000, ठीक है, और यहाँ पर एक कमीशन है 3 लाख, और कहाँ पर कमीशन है, ये कमीशन है, ये कमीशन है, ये हो गया है, ये हम लोगों ने कर लिया, प्रीमियम कर लिया, री इंश्योरेंस प्रीमियम कर लिया, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोविजन। अच्छा ये क्या क्या है,
4,90,000 क्लेम पेड, ये तो एक्सपेंसेस है 4,90,000। शेड्यूल नंबर 2 4,90,000 प्लस 10,000। अच्छा ये तो मैंने अभी किया। कमीशन 3 लाख, कमीशन 3 लाख, कमीशन 3 लाख, 4,90,000। कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ देख लेते हैं। कमीशन में कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस वाला सीडेड। अच्छा ये जो कमीशन है, मैंने बोला कुछ नहीं बोलने से हमें सीडेड मानना है कि हम लोगों ने रिस्क शेयर किया था, तो कमीशन हम लोगों को क्या होगा, मिलेगा। तो ये 1 लाख लेस हो जाएगा, तब भी तो 3,90,000 हो रहा है। इन्होंने 3 लाख कैसे किया, 3,90,000 हो रहा है तो। और कुछ है, कमीशन सीडेड और कमीशन एक्सेप्टेड। 4,90,000 डायरेक्टली 3 लाख कर दिया है, बट कैसे, कुछ तो गलत किया होगा। यहाँ पर देख लेते, 3 यहाँ पर कर रखा है कमीशन पेड 3 लाख, और कुछ लिखा ही नहीं है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 2 लाख, कमीशन पेड 3 लाख, कमीशन पेड 3 लाख, 3 लाख तो हो नहीं रहा है। 4,90,000 है एक एक्सपेंस, ये लीगल एक्सपेंस का हो गया, प्रीमियम, री इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस ऑन मैनेजमेंट, ये नेक्स्ट चला जाएगा। प्रोविजन एक ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी हो गया, बस बचा तो यही है। तो ये, ओ अच्छा ये 3 लाख है, कमीशन 3 लाख है, और ये कमीशन पेड फिर क्या होगा, 4,90,000। ये कहाँ गया फिर, ये 3 लाख है। ओ ये क्लेम है, सॉरी हम बार बार गलत पढ़ रहे हैं। सॉरी ये कमीशन नहीं, ये क्लेम है, हम बार बार इसे कमीशन देख रहे हैं तभी कंफ्यूजन हो रहा है। कमीशन बस एक ही है 3 लाख, तो 3 लाख एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक ही है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैनेजमेंट एक्सपेंसेस मैंने लिखवाया थ्योरी में, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बोला जाता है, 2 लाख, ठीक है। फिर ऐड कर दिया टोटल भी, ए से बी लेस कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। कुछ नहीं, बस ये लिखने का फॉर्मेट जो है, इसी पे जो टाइम लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन था यहाँ पर, ये लास्ट वाला मैंने दिखाया, ठीक है। लास्ट वाला 26 नंबर काफी आसान है, लेकिन टाइम लगता है फॉर्मेट के साथ बनाने में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। हम नेक्स्ट दिन करवा देंगे और फिर लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।